हेलो बेटा। आप लोगों ने जैसा क्वेश्चन किया कॉपिंग स्ट्रेस स्ट्रेटजीज के बारे में, तो यहाँ आपको मैं बता दूँ कि कॉपिंग जब भी स्ट्रेस की जाती है तो यहाँ कहें तो सेल्फ एक तरह से स्ट्रेस का सेल्फ मैनेजमेंट या सेल्फ अवेयरनेस किया जाता है, जिसमें हम तनाव को दूर करने के उपाय तो ढूंढते हैं। तो कुछ तो होता है कि कुछ हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, कुछ फिजिकली जो इफ़ेक्ट होता है बॉडी उसके लिए प्रिपेयर होती है। कुछ ऐसे भी स्ट्रेस होते हैं जहाँ पर स्ट्रेस को कम करने के लिए या तनाव को कम करने के उपायों के अंतर्गत हम कहें तो स्ट्रेस सेल्फ अवेयरनेस की कंडीशन आती है, यानी स्ट्रेस सेल्फ मैनेजमेंट। हम खुद चाहते हैं कि हम अपने तनाव को कैसे कम करें। तो यहाँ कॉपिंग स्ट्रेस के बाद में बात करूँगी स्ट्रेस सेल्फ अवेयरनेस की, जैसा आप लोगों ने क्वेश्चन किया था। तो यहाँ कॉपिंग स्ट्रेटेजीज़ के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ हम स्ट्रेस को कैसे सेल्फ मैनेज करते हैं या स्ट्रेस में जो सेल्फ अवेयरनेस की कंडीशन आती है, उस सेल्फ अवेयरनेस की कंडीशंस को एक तरह से स्किल के अकॉर्डिंग बताया जाता है। ये एक तरह की स्किल है जिसको जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने इसको बताने की कोशिश की कि किसी भी तो यहाँ साइकोलॉजिस्ट ने स्पेसिफिक जो स्ट्रेस है उसकी स्किल के बारे में बताया। उन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम बनाए जिसमें कि जो पर्सन है उसको ऐसे स्किल जो है उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, जिससे कि आसानी से स्ट्रेस को कम किया जा सकता है या स्ट्रेस का मैनेजमेंट किया जा सकता है। ठीक है। व्यक्ति जो है वो दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में जो होने वाले तनाव है उसको दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाता है। इसी को जो मैंने कहा कि कॉपिंग की बात की। लेकिन कुछ ऐसे जो उपाय होते हैं जो हमेशा कारगर नहीं होते और ना ही उन्हें कई स्टेप में किया जा सकता है। इन्हीं कारणों की वजह से कहें तो कुछ तनाव होती है वो काफ़ी गंभीर रूप भी धारण कर लेते हैं या वो नए तरीके से व्यक्ति के सामने आते हैं। तो ऐसी जो परिस्थितियाँ होती हैं जब व्यक्ति के सामने जो तनाव है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और उस वो कहें तो एक तरह से व्यक्ति के जो हेल्थ है उसको भी वो एक तरह से इफ़ेक्टेड करते हैं। तो यहाँ जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की और उन्होंने बताया कि अगर हम स्ट्रेस का मैनेजमेंट करते हैं तो इससे जो तनाव है वो काफ़ी कम किया जा सकता है। इसमें कहें तो जो आपके हेल्थ स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसमें जो व्यक्ति होता है उसे तनाव जो है कम करने के स्रोतों से एक तरह से अवगत कराया जाता है। यानी ऐसे जो तनाव व्यक्ति के सामने बार बार आ रहे हैं या स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है या स्ट्रेसफुल स्टिमुलस है, वो स्टिमुलस व्यक्ति के सामने अगर बार बार आ रहा है तो व्यक्ति उससे निपटने के लिए, उसे दूर करने के लिए या उस तनाव को अलग करने के लिए अपने आप से, या तनाव का प्रभाव व्यक्ति पे कम पड़े ये देखने के लिए वो वैज्ञानिक तरीकों को अपनाता है। तो यहाँ वैज्ञानिक तरीकों को जो व्यक्ति अपना रहा है, तो यहाँ जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं या जो आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जो इस स्ट्रेस को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सामने काफ़ी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है या स्ट्रेसफुल स्टिमुलस है, जहाँ मैंने बात की थी आसेधक की, स्ट्रेसर्स की, तो जब व्यक्ति के सामने ऐसे स्ट्रेसर्स आ जाते हैं तो व्यक्ति उससे दूर करने के लिए एक तरह से आंतरिक रूप से प्रयत्नशील हो उठता है। तो यहाँ जैसे वो दूर करने के लिए तरीके ढूंढता है, इस तरीके में जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि हम उन्हें उन्हें का मतलब जिनके पे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ मनोवैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे कहें तो वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया है जिसके द्वारा जो स्ट्रेसफुल पर्सन है उसको ऐसे स्किल सिखाए जाते हैं, ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसके दौरान व्यक्ति जो है अपना तनाव कम कर पाता है या कम करने का एक तरह से स्किल सीख लेता है। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो व्यक्ति स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रह रहा है, ऐसे स्ट्रेसर्स जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, तो मनोवैज्ञानिकों में स्पेसिफिक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट ने ये तरीका अपनाया है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं जिसके द्वारा व्यक्ति को तनाव को दूर करने के लिए या तनाव कम करने के लिए उसे स्किल सिखाई जाए। और ये स्किल जो है वो वैज्ञानिक तरीकों से भरपूर हो। यानी कहने का अर्थ है कि वैज्ञानिक तरीके से व्यक्ति को ऐसी स्किल सिखाई जाए, ऐसा कौशल सिखाया जाए और इसके साथ ही उसमें अभ्यास कराया जाए कि व्यक्ति जो है वो तनाव कम कर सके। तो ऐसे जो तरीके हैं इन्हीं को आगे कहें तो स्ट्रेस सेल्फ मैनेजमेंट या कहें तो सेल्फ अवेयरनेस की बात की गई है। तो ऐसे जो तनाव की आपकी
तरीके होते हैं जिन्हें दूर करने का जो स्किल सिखाया जाता है, इसमें मूल रूप से अगर कहें तो इसकी 3 जो स्टेज हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। पहली जो स्टेज होती है जिसमें कि आपके स्ट्रेसफुल जो इन्वायरमेंट है उसके साथ पर्सन अपने आप को एडजस्ट करता है या मैनेज करता है, तो वैसे जो आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट होते हैं उन फर्स्ट स्टेज में उन्हें रखा गया है, जिसमें जो व्यक्ति है सबसे पहले उसे ये बताया जाता है कि जो आपके स्ट्रेसर्स हैं, जो इन्वायरमेंट है आपके सामने, जो स्टिमुलस है जिससे आपको स्ट्रेस मिल रहा है, जो आपको तनाव दे रहा है, वास्तव में वो है क्या। यहाँ पर पहली चीज़ें यही हैं कि व्हाट इज़ स्ट्रेस, तनाव क्या है जो आपके अंदर उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से आप परेशान हुए, जिसकी वजह से आपका हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से आप फिजिकली मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो। वास्तव में यह ऐसी कौन सी चीज़ है, यानी तनाव क्या है उसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ व्यक्ति ये सीखता है कि तनाव है क्या, और ये तनाव क्या है इसकी डेफिनेशन, इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, वैज्ञानिकता के आधार पे। ठीक है, ये पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में जो है उसमें तनाव को दूर करने के जो स्किल होते हैं वो सिखाए जाते हैं, और साथ ही तनाव को दूर करने का जो अभ्यास है उसको बार बार कराया जाता है। ये भी आपका कॉपिंग के अंतर्गत ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो तनाव है उसको दूर करने का तरीका, और दूर करने के तरीके के साथ ही उसको ये स्किल दी जाती है, उसको कौशल बताया जाता है, उसी कौशल का अभ्यास कराया जाता है ताकि व्यक्ति जो है वो तनाव को अपने कम कर सके। थर्ड जो स्टेप होती है, थर्ड एंड लास्ट में स्टेज की बात कर रही हूँ, ये जो है यहाँ जो टारगेटेड आपके स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, जिस मीन्स कि जो स्ट्रेसर्स हैं, जिस स्ट्रेसर्स की वजह से आपके अंदर जो तनाव है उत्पन्न हो रहा है, इसमें एक तरह से ऐसे टेक्निक को यूज़ किया जाता है, ऐसी टेक्निक लगाई जाती है, उस टेक्निक का ऐसे अभ्यास कराया जाता है ताकि तनाव कम किया जा सके, और यहाँ पर जो जिस टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है उसे मॉनिटर भी किया जाता है। ठीक है, ये जो तीनों स्टेज मैंने अभी बताया, ये आपका डिपेंड करता है अमेरिका में जो एक कहें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो प्रोग्राम था उसके अंतर्गत विकसित किया गया था। इन 3 तरीकों को अमेरिका में महत्वपूर्ण एक प्रोग्राम बनाया गया, तनाव प्रबंधन। तो यहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट जो प्रोग्राम था इसको विकसित किया गया था, जिसे कि आपकी कॉम्बैट स्ट्रेस नाउ, CSN कहा गया, जिसे कॉम्बैट स्ट्रेस नाउ, CSN इसको कहा जाता है। वास्तव में इसका कहें तो यूज़ किया गया था ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो आपके कॉलेज के स्टूडेंट थे। कॉलेज के स्टूडेंट में स्पेसिफिक जो उनके एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही थी उनके अंदर, यानी एजुकेशन से रिलेटेड जो स्टूडेंट थे उनके अंदर जो तनाव उत्पन्न हो रहा था अपने एजुकेशन को लेकर के कि हम कैसे स्टडी करें, कैसे करें, या कैरियर से रिलेटेड जो उनकी प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ उनके एजुकेशन और उसके कैरियर से रिलेटेड जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, उस समस्या के कारण जो बच्चों में तनाव उत्पन्न हो रही थी, यहाँ मैं बच्चों में कहने का अर्थ है कॉलेज के स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उनमें जो तनाव उत्पन्न हो रहा था, उनके तनाव को कम करने के लिए, कठिनाइयों से उन्हें बाहर निकालने के लिए, या जो तनावपूर्ण जो परिस्थितियां हैं वैसी परिस्थितियों का अगर जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको ऐसा अनुभव हो रहा है, तो उससे बचाने के लिए ये कहें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट उनको बताया जाने लगा। क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो आपकी वैज्ञानिकता पर आधारित थी, उसका साइंटिफिक कुछ रीजन थे जिसके द्वारा उन्हें रिहर्सल करा लिया जाता था, अभ्यास कराया जाता था, स्किल सिखाई जाती थी कि आप किसी भी तनावपूर्ण परिस्थिति के साथ कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हो, कैसे आप अपने तनाव को कम कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये होता था कि जो बच्चे थे, जो इस कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, अगर उनको अगर रेगुलर अगर बात करें तो उनको अगर ऐसे स्ट्रेसफुल जो इन्वायरमेंट है अगर उनके साथ अगर प्रैक्टिस कराई जाती थी लगातार, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी अपने आप को एडजस्ट करते थे इन्वायरमेंट के साथ या स्ट्रेसेस के साथ, तो उनका जो एडजस्टमेंट रहता था वो बेस्ट होता था। साथ ही लाइफ में कभी भी उनके सामने अगर ऐसी स्ट्रेसर्स आ जाते थे, ऐसे तनावपूर्ण जो परिस्थितियाँ थी वो आ जाती थी, तो वो उनके साथ काफ़ी अपने आप को मैनेज भी कर लेते थे। यानी कहने का अर्थ है कि इससे उनकी फिजिकल और मेंटल जो कहें तो हेल्थ था वो डिस्टर्ब नहीं होता था। तो ऐसे फिजिकली और जो मेंटली हेल्थ डिस्टर्ब हो रहे थे उनसे बचाने के लिए इस प्रोग्राम को वास्तव में विकसित किया गया था, और ये प्रोग्राम जो था वो आपकी अमेरिका में कहें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत विकसित किया गया था, जिसे कहा गया आपका CSN।
ठीक है। यहाँ हम आपको बता दें कि ऐसे जो स्ट्रेस थे जो परिवर्तनीय थे, यानी कहने का अर्थ है कि ऐसा स्ट्रेसर्स जिसमें परिवर्तन लाया जा सकता था, उनके लिए प्रॉब्लम फोकस जो कॉपिंग स्ट्रेटेजीज थी उनके साथ एक तरह से सामंजस्यकारी होना उनके लिए अच्छा होता था। यानी कहने का अर्थ है कि उनके साथ वो एडजस्टमेंट कर लेते थे। जहाँ पर कि ऐसे जिन प्रॉब्लम थे या ऐसे स्ट्रेस थे जिन्हें कन्वर्ट किया जा सकता था, तो यहाँ पर प्रॉब्लम फोकस जो कॉपिंग स्ट्रेटेजीज थी उसका यूज़ किया जाता था। इसके जस्ट अगर हम अपोजिट बात करें, तो यहाँ जब हम अपोजिट बात करेंगे तो वैसा स्ट्रेस जिससे में परिवर्तन नहीं हो सकता। इससे पहले हमने क्या बात की, ऐसा स्ट्रेस जो परिवर्तनशील हो या जिसमें परिवर्तन किया जा सके, यानी स्ट्रेसर्स में परिवर्तन किया जा सके, तो उनके लिए प्रॉब्लम फोकस कॉपिंग स्ट्रेटेजीज की बात की गई क्योंकि वो ज़्यादा उसके लिए सुटेबल था। बट वैसे कंडीशन जहाँ पर स्ट्रेस आपका परिवर्तनशील नहीं है, चेंजेबल नहीं है, तो वहाँ पर इमोशन फोकस स्ट्रेटेजीज जो थी उसका यूज़ किया जाता था। यानी ज़्यादा आपका कहें तो उसके साथ सुटेबल था। और यहाँ पर जो सिचुएशन ऐसी होती थी कि जो आपका सब्जेक्ट है या जो व्यक्ति है वो उसके साथ एक तरह से अपने आप को मैनेज कर लेता था या एडजस्टमेंट कर लेता था। जब हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस को अधिक कहें तो भयावह अगर नियंत्रण रहित अगर परसीव किया जा रहा है, यानी कि पर्सन के सामने जो इन्वायरमेंट है या जो स्ट्रेसर्स हैं वो काफ़ी अधिक भयावह हैं, या लग रहा है ऐसा कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है, ऐसा परसीव किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा। यानी जो पर्सन है जिसके सामने स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है वहाँ पर वो ये फील कर रहा है कि जो स्ट्रेसर्स हैं, जो तनावपूर्ण परिस्थितियाँ हैं, वो काफ़ी गंभीर हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हैं, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर पर्सन ऐसा परसीव करता है तो पर्सन कहें तो एक तरह से व्यवस्थाकारी प्रयास होते हैं उससे अपने आप को अलग करने का प्रयास करता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी उसे लगता है कि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, काफ़ी भयानक है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, जब ऐसी कंडीशन को वो परसीव करता है जिस व्यक्ति के सामने स्ट्रेसर्स होते हैं, तो वो अपने आप को वहाँ से अलग करने का प्रयास करता है। अलग करने पर क्या होता है कि हम स्ट्रेसर से ही अलग हो गए। तो जहाँ हम स्ट्रेसर से ही अलग हो जाएंगे तो वहाँ जाहिर सी बात है कि स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस प्रकार की जो व्यवस्था होती हैं या व्यवस्थापन की जो पहलुएं हैं उससे जो आपका स्ट्रेस है पर्सन उससे दूरी बनाना शुरू कर देता है, या कहें तो कॉग्निशन के दौरान वो एवॉइड करना शुरू कर देता है या उस पर ध्यान नहीं देता या उसको कहें तो एक तरह से अस्वीकार कर देता है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, इस प्रकार जो व्यक्ति के सामने सिचुएशन आती है कि वो उस इन्वायरमेंट को कॉग्निशन के अकॉर्डिंग वो एवॉइड कर रहा है, यानी अपना संज्ञान का उपयोग करके, अपने ज्ञान का उपयोग करके वो उसका परिहार कर रहा है, एवॉइड कर रहा है, या ध्यान नहीं दे रहा है, या स्वीकार नहीं कर रहा है। जब ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं तो यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका तनाव कम होने लगता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो व्यक्ति अपने कहें तो जो ध्यान है वो अपना जो ध्यान है वो स्ट्रेस से एक तरह से दूर रखता है और अपना ध्यान एक तरह से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अपने कहें तो प्राथमिक जो डिस्ट्रेस होती हैं उसको कम करता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति है वो अपना ध्यान तो उस तनावपूर्ण जो परिस्थिति है उसमें परिवर्तन ला करके दूर करने की कोशिश करेगा, जिसका परिणाम ये होता है कि वो डिस्ट्रेस को एक तरह से कम कर रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रेस, डिस्ट्रेस और यूस्ट्रेस 3 चीज़ें होती हैं जिसको क्लास में ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ आप लोगों को कि इसके में डिफरेंसेस क्या होते हैं। नोटिस किया होगा तो आप लोग बताइएगा, नहीं अगर याद आ रहा होगा तो फिर प्रॉब्लम सेंड कीजिएगा, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ डिस्ट्रेस, स्ट्रेस और यूस्ट्रेस तीनों चीज़ों की मैंने बात की है। ये क्वेश्चन आप ही लोगों से है, जैसे आप लोगों ने अपने प्रॉब्लम सेंड किए हैं वैसे ही इन तीनों के बारे में भी आप मुझे एक बार इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। नहीं क्लियर होगा तो फिर तो हम हैं, लेकिन थोड़ा माइंड को एक बार प्रेशर दीजिएगा कि आप लोगों के माइंड में है कि नहीं है। तो बात कर रहे थे हम लोग डिस्ट्रेस को कम करने की। तो यहाँ अगर जो व्यक्ति है यानी अपना ध्यान जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है उससे हटा रहा है, तो उसका परिणाम यही होता है कि जो बड़े पर्सन है वो अपनी जो प्राथमिक डिस्ट्रेस होती है उसको कम करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे जो आपके स्ट्रेस होते हैं वो कहें तो एक तरह से परिहारात्मक और भावनाओं को अपनाता है वहाँ पर पर्सन, कि वहाँ पर एक तरह से अवॉइड करना शुरू कर देता है इमोशनली। इस तरीके से जो परिहार और
कहें तो प्रतिबल के बचने की वजह से कुछ जो आंतरिक विचार व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं, जो बाद में कहें तो एक तरह से अत्यधिक डिस्ट्रेस की उत्पत्ति करते हैं। यही कारण है कि परिहार और कहें तो डेनियल की जो बात की गई है स्वीकृति की, वो असामंजस्यकारी व्यवहारों की श्रेणी में रखा जाता है। कारण बस इतना ही होता है कि यहाँ जो आपकी स्ट्रेसफुल जो इन्वायरमेंट होती है उसके प्रति जो व्यक्ति की भावनाएं होती हैं वो एक तरह से अवॉइड की जाती हैं, और जो आपके स्ट्रेस हैं उससे बचने की वजह से कुछ आंतरिक जो व्यक्ति के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, बाद में काफ़ी कहें तो अत्यधिक वो डिस्ट्रेस की उससे उत्पन्न होने लगता है। तो जो डिस्ट्रेस को उत्पन्न कर रहे हैं, इसीलिए कि आपकी जो एवॉइडेंस है, जो डेनियल है, उस वो आपका असामंजस्यकारी जो व्यवहार है, इसी वजह से उनको उस श्रेणी में रखा जाता है जहाँ पर वो सामंजस्य नहीं बना पाते हैं। तो इसीलिए इनको असामंजस्यकारी व्यवहार के अंतर्गत रखा जाता है। अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट की बात करें, तो जब भी स्ट्रेस जो होता है वो अगर नियंत्रण योग्य, अगर व्यक्ति मूल्यांकित करता है कि ये नियंत्रण योग्य नहीं है, मीन्स कि आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी कहने का अर्थ है कि जब भी पर्सन ये परसीव करता है कि जो स्ट्रेसर्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, ऐसा उसने एसेस कर लिया, ऐसा उसने कहें तो मैं एक तरह से मूल्यांकन किया उसने, तो और यह भी देखता है कि वो जो इन्वायरमेंट स्ट्रेसर्स या स्ट्रेसफुल जो इन्वायरमेंट है या जो स्ट्रेसर्स हैं, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, और व्यक्ति जो है अपना मूल्यांकन करना शुरू करता है वहाँ पे, पहले तो वो किसका असेसमेंट करेगा, अपने जो स्ट्रेसर्स हैं, जो आसेधक हैं, जिसकी वजह से तनाव उत्पन्न हो रहा है, पहले वो उसको परसीव करेगा, उसका कहें तो मापन करेगा कि कितना मात्रा में यहाँ पर तनाव है, ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है। ये देखने के बाद अब व्यक्ति सेल्फ में अपना असेसमेंट करेगा, अपना मूल्यांकन करेगा कि क्या मैं उस स्ट्रेसेस के साथ निपटने में सक्षम हूँ, हाँ या ना। वो सेल्फ इसलिए भी मैं एसेस करेगा। इन दोनों मूल्यांकन के आधार पर उनके प्रति एक तरह से अनुकूल विश्वासों को रखता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यवस्थापन है या व्यवस्थापन की जो उसकी टेक्निक है उसका प्रयोग वो करता है। वो का मतलब यहाँ वो व्यक्ति जिसके सामने स्ट्रेसर्स हैं, ठीक है, तो वो उनका प्रयोग करेगा। ऐसे व्यवस्थापन में एक तरह से कहें तो सक्रिय व्यवस्थापन या समस्या समाधान योजना का निर्माण वो करेगा और सूचनाओं को संग्रहित करेगा। साथ ही जो सामाजिक सहायता की प्राप्ति होती है वो कुछ उसका भी उपयोग करेगा। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी व्यक्ति के सामने जो अगर आपके स्ट्रेस आते हैं तो उस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट को सबसे पहले वो परसीव करेगा, उसमें ये देखने की कोशिश करेगा कि क्या ये जो समस्यात्मक परिस्थिति है या जो हमारा तनावपूर्ण कहें तो इन्वायरमेंट है, यानी कहने का अर्थ है कि जो आसेधक हैं, जो स्ट्रेसर्स हैं, वो चेंजेबल हैं, क्या मैं उनको परिवर्तित कर सकता हूँ। यदि हाँ, यहाँ पर वही एसेस कर रहा है, वो मापित कर रहा है। अगर लगता है कि हाँ इस तनावपूर्ण परिस्थिति को मैं समाप्त करने में सक्षम हूँ, तो दूसरी तरफ वो अपना मैनेजमेंट करना शुरू करेगा कि क्या मैं मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं उस तनाव को हटा सकता हूँ। तो वो पहले इन्वायरमेंट का, यानी कहने का अर्थ है स्ट्रेसर्स का असेसमेंट करेगा। दूसरी तरफ वो किसका असेसमेंट कर रहा है, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ जब वो दोनों को एक तरह से मैं कहें तो मापित कर लेता है, जो स्ट्रेसस है उसका भी मापन कर लेता है और अपना भी मापन कर लेता है। जब दोनों का वो मापन कर लेता है तब अब वो एक तरह से आंतरिक रूप से उसके अंदर एक तरह से विश्वास उत्पन्न होता है कि हाँ मैं इन समस्या को समाधान करने में या इस समस्या के समाधान के लिए मैं सक्षम हूँ। तब वो जाकर के विश्वास के साथ ऐसी जो स्थिति होती है या स्ट्रेसफुल जो इन्वायरमेंट है उसमें वो व्यवस्थापन की जो अनेक टेक्निक जो भी उसको समझ में आती है वो इसको एक तरह से एडमिनिस्ट्रेट करना शुरू कर देता है। ऐसे व्यवस्थापन जो होते हैं उन्हें सक्रिय व्यवस्थापन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर साथ ही जो समस्या समाधान की योजनाएं होती हैं व्यक्ति उसका निर्माण करना शुरू कर देता है, और साथ ही जो सूचना पहले उसको मिली हुई थी या वैसी समस्या इससे पहले कभी आई हुई थी, तो उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति जो होता है वो पिछली जो सूचनाएं उसको मिली रहती हैं उन सूचनाओं को संग्रहित करने लगता है, उन सूचनाओं को लेने लगता है। तो इससे उसे कहें तो अपने तनाव को कम करने में काफ़ी सहायता मिलती है। साथ ही वो सामाजिक सहायता के प्रति भी कुछ उपयोगी होता है, यानी वो दूसरों को भी
क्योंकि वो इन्वायरमेंट जो स्ट्रेसफुल था उसको समाप्त करने में अगर सक्षम रहा, समस्यात्मक परिस्थिति को हल करने में सक्षम रहा, तो अब वो इन चीज़ों को दूसरे लोगों को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। यानी वैसे सिचुएशन आने पर वो दूसरों को भी सजेस्ट कर सकता है कि इस समस्या का समाधान ये हो सकता है। तो इसे सेल्फ मैनेजमेंट कहा गया। सेल्फ इफिशियंसी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ सेल्फ इफिशियंसी के अंतर्गत जो आत्मनियंत्रण होते हैं वे विश्वासों के संदर्भ में एक तरह से कहें तो धूम्रपान रोकने का प्रयास है। जैसे कि एक सेल्फ इफिशियंसी जो होती है कि सिगरेट पीने से तनाव कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिगरेट पीने से तनाव कम हो जाता है। फिर एक तरफ लिखा जाता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है। तो यहाँ जो पर्सन है, अगर जो वास्तव में सिगरेट ले रहा है, तो वो ये कहेगा कि डॉक्टर तो पीते हैं, उनको नहीं हो रहा है। तो यहाँ डॉक्टर पी रहे हैं या नहीं हो रहा है, तो वो अपने तनाव को कम करने के लिए उसने क्या किया, एक तरह से कहें तो दूसरी चीज़ को यानी दूसरे स्टिमुलस को पॉजिटिव वे में ले रहा है, उन्हें बीच में रख रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ सेल्फ एफिशिएंसी के अंतर्गत आत्मनियंत्रण जो विश्वास के संदर्भ में धूम्रपान रोकने का जैसे प्रयास है, ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बॉर्डम की बात करें तो उन्होंने सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में स्पेसिफिक ये बताया है कि आत्मनियंत्रण को कहें तो मुख्य संप्रदाय के रूप में वर्णित किया जा सकता है। और उन्होंने जो बनरथ थे उन्होंने ये भी बताया कि जैसे एक सिगरेट न पीने वाले व्यक्ति में तंबाकू के सेवन से परहेज करने का उच्च स्तरीय जो आत्मनियंत्रण पाया जाता है, पर नियमित तौर पे उस अमल करने के संबंध में आत्मनियंत्रण निम्न स्तरीय हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ सिगरेट जो न पीने वाला व्यक्ति है, उससे अगर तंबाकू के सेवन से परहेज करने के लिए कहा जाए तो उसमें उच्च स्तरीय आत्मनियंत्रण होगा कि नहीं नहीं हम नहीं ले सकते। यहाँ नहीं नहीं हम नहीं ले सकते इसका मतलब कि वो कॉन्फिडेंशियल है, वो नहीं लेगा। लेकिन अगर उसी व्यक्ति पर नियमित तौर पर उसे अमल करने के संदर्भ में अगर हम आत्मनियंत्रण की अगर कोशिश करें यानी उसको सेल्फ एफिशिएंसी देते रहें, तो यहाँ पर जो उसका लेवल है वो डाउन होने लगता है। यानी कहने का कुल मतलब है कि जितना ज़्यादा हम लोग फोर्स करेंगे उतना ज़्यादा व्यवहार में परिवर्तन कम होगा। तो अगर इसके आगे हम बात करें तो कॉपी इफेक्ट की होती है। ट्रांसैक्शनल मॉडल के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर जो कि कॉपी इफेक्ट की बात हुई है, तो जाहिर सी बात है कि हम ट्रांसैक्शनल मॉडल के बारे में ज़रूर बात करेंगे। तो ट्रांसैक्शनल जो मॉडल है उसके अनुसार देखें तो जो आपके प्राथमिक और द्वितीयक जो मूल्यांकन होते हैं, सामयिक और प्रकारात्मक जो प्रभावों की ये कहें तो ये परस्परता होती है कि वास्तव में प्रतिबल जो व्यवस्थापन की विधाओं पर आधारित होता है, हम कैसे उसे व्यवस्थित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आपका प्राइमरी अप्रेजल होता है, जो सेकेंडरी अप्रेजल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो सामयिक जो प्रकार्यात्मक प्रभाव होते हैं उसके बारे में एक तरह से जो व्यवस्थापन की विधाएं हैं उनकी पे हम डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम प्राथमिक अप्रेजल की बात करें तो प्राथमिक अप्रेजल के अंतर्गत किसी व्यक्ति का किसी घटना के संबंध में जो प्राथमिक मूल्यांकन किया जाता है, पहली बार जब कोई घटना व्यक्ति के सामने घटित होती है जिससे उसको स्ट्रेस फील हो रहा है, तो जो पहला मूल्यांकन वो करता है वो घटना वही घटना कहें तो एक तरह से आपका स्ट्रेस है जो सकारात्मक, नियंत्रण योग्य और चुनौतीपूर्ण या बेकार की है। इस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस है उसके साथ व्यक्ति जो है अपने आप को एक तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करता है। सामान्य तौर से अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो भी आपकी समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो प्राथमिक तौर पर एक तरह से कहें तो निगेटिव इफेक्ट डालती हैं आपके स्ट्रेस के मूल्यांकन में। यानी जो यहाँ पर बात करें तो दो आधारभूत आपके प्राथमिक मूल्यांकन होते हैं। पहला तो भय के प्रति संदेहात्मक प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है भय की विभीषिका, यानी भय का जो डर है, एक तरह से डर जो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो रहा है वो उसका कैसे वो परसेप्शन कर रहा है। तो स्ट्रेस का जो कहें तो मैनेजमेंट है उसमें व्यक्तिगत जोखिम और भय की जो कहें तो एक संगीनता होती है, कितना संगीन है ये, तो उसका जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसके आधार पर ही हम स्ट्रेस के प्रति एक तरह से एडजस्टमेंट करना शुरू करते हैं या प्रयास करते हैं एडजस्ट करने का। जैसे कोई ऐसा पर्सन है जो इमोशनली फोकस कॉपिंग को छिपाने के लिए अपनी समस्याओं को दूसरे के सामने या निराकरण करने के लिए अन्य लोगों से वो सहायता की मांग करती है या सहयोग की व्यवस्था कर रही है कोई पर्सन, तो यहाँ जो जोखिम का कहें तो अत्यंत उच्च स्तरीय जो परसेप्शन है वो होने लगता है। यानी लगता है कि नहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये सॉल्यूशन हम इसका नहीं निकाल पाएंगे। तो जहाँ पर्सन को ये फील होने लगता है कि नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है,
बहुत इसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं, ये परसीव जब पर्सन करना शुरू कर दिया, ये परसेप्शन करना शुरू कर दिया कि इन्वायरमेंट जो है आउट ऑफ कंट्रोल है और काफ़ी भयावह स्थिति है। तो यहाँ पर जो पर्सन होता है उसके अंदर जो होता है वो एक तरह से डिप्रेशन जो है उसकी उत्पत्ति होने लगती है। कभी कभी यहाँ अगर भय बहुत अधिक बढ़ गया है या पर्सन ने ये परसीव कर लिया है कि यहाँ भय की स्थिति जो है बहुत अधिक है या ये समस्या समाधान योग्य नहीं है, बहुत अधिक स्ट्रेसफुल है, तो वैसी कंडीशन में जो पर्सन है वो उस इन्वायरमेंट से, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है या जो जिस जहाँ पर स्ट्रेसर्स हैं वहाँ वो अवॉइड करेगा या यहाँ से निकल लेगा। निकल लेने का मतलब पलायन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो प्राथमिक मूल्यांकन के आधार पर हम जो कह सकते हैं कि भय में कमी भी लाई जा सकती है और साथ ही स्वास्थ्य के में एक तरह से विपरीत प्रभाव भी व्यक्ति के अंदर दिखाई देने लगता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी पर्सन के सामने इन्वायरमेंट ऐसा होता है जहाँ स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट आ गया, उस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से पर्सन अगर अपने आप को बचाना चाह रहा है तो उस कंडीशन में प्राइमरी अप्रेजल के अंतर्गत वो चाहे तो वो समस्या का समाधान निकाल सकता है। तो जहाँ समस्या का समाधान निकाला जा रहा है तो वहाँ पर वो कैसे उसका मूल्यांकन कर रहा है ये डिपेंड करता है। तो यहाँ मूल्यांकन वो कैसे कर रहा है, समस्या कैसी है और उसका मूल्यांकन, अगर मूल्यांकन ऐसा किया जा रहा है कि वहाँ पर उसे लग रहा है कि समस्या बहुत बड़ी नहीं है, समाधान योग्य है, मैं समाधान कर सकता हूँ, तो वहाँ पर जो उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा वहाँ पर कहें तो मूल्यांकित किया गया है, ऐसा परसीव किया गया है कि समस्या जो है वो काफ़ी जटिल है, काफ़ी गंभीर है, काफ़ी भयावह है, तो वहाँ पर ये जहाँ स्थिति उत्पन्न हुई तो व्यक्ति जो है उसके स्वास्थ्य पर एक तरह से विपरीत प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। वो कहें तो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से डिस्टर्ब होगा और दोनों तरीके से उसके हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ मूल्यांकन किस प्रकार किया गया है ये डिपेंड करता है। अगर बड़ी बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति के रूप में अगर हम समस्या को देख रहे हैं तो वहाँ पर डिप्रेशन की कंडीशन आ सकती है। लेकिन जहाँ हमको ये लग रहा है कि समस्या ऐसी नहीं है कि उसका समाधान न किया जा सके, तो वहाँ पर जो व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य पर कम इफेक्ट पड़ता है। तो यानी डिपेंड करता है कि जो हमारे सामने समस्या है, जो हमको तनाव दे रही है, वो समस्या, वो इन्वायरमेंट, वो स्ट्रेसर्स जिसकी वजह से हम स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, हम उसका परसेप्शन कैसे कर रहे हैं। हम बहुत अधिक भयावह स्थिति का परसेप्शन कर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से पलायन करेंगे। भयावह स्थिति का हम परसेप्शन नहीं कर रहे हैं, उसका असेसमेंट हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में जाहिर सी बात है कि हम उस समस्या का समाधान कर लेंगे और समस्या हमारे कंट्रोल में रहेगी। तो यहाँ डिपेंड करता है कि समस्या को हम कैसे परसीव कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके प्राइमरी अप्रेजल पे। अगर हम सेकेंडरी अप्रेजल की बात करें, जो द्वितीयक मूल्यांकन किया जाता है, उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति का जो प्रतिबल है उसके प्रति व्यवस्थापन जो संसाधन है या उसका जो विकल्प है, जो ऑप्शन है, वो उसका मूल्यांकन करता है अकॉर्डिंग टू कोहेन। ये हम नहीं कर रहे हैं, कोहेन 1984 ने कहा है कि जब भी व्यक्ति के सामने समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, जो उसकी व्यवस्थापन संसाधन होते हैं जिसके द्वारा वो समस्या को व्यवस्थित करके उसका समाधान निकाल सकता है, उससे संबंधित जो संसाधन होते हैं उसके पास, वो उसका मूल्यांकन करना शुरू करता है। वो उसका ऑप्शन ढूंढना शुरू करता है कि मेरे पास जो विकल्प हैं वो हमारे उसके द्वारा क्या समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा स्ट्रेस कम नहीं होगा। ठीक है, तो सेकेंडरी अप्रेजल के अंतर्गत यही देखा जाता है व्यक्ति उन बातों की ओर ज़्यादा ध्यान देता है जो वो परिस्थिति के प्रति एक तरह से संवादित करता है। कैसे? जैसे किसी भय के ऊपर अगर नियंत्रण का प्रत्यक्षीकरण हो, यानी डर तो लग रहा है, हमने देखा कि डर लग रहा है हमको, तो डर की अनुभूति हमको कैसे हुई? परसेप्शन से, प्रत्यक्षीकरण से। हम उसे उसी तरीके से देख रहे हैं, इस वजह से हमको डर लग रहा है। लेकिन अगर हम उसे चेंज कर दें, डर कम हो जाएगा। तो यहाँ भय के ऊपर नियंत्रण किसका हो रहा है? परसेप्शन का। इसमें जो व्यक्ति है वो सांवेगिक अनुक्रियाओं को व्यवस्थित करने की एक प्रत्यक्षित जो क्षमता होती है, जो उस भय के प्रति देखी जाती है, उसमें परिवर्तन कर देता है। यानी किसी व्यक्ति के प्रतिबल के प्रति अभियोजन संसाधन की प्रभावशीलता के संबंध में जो आपकी प्रत्याशाएं किए जाते हैं या जो आत्मनियंत्रण द्वारा प्रतिबल जो व्यवस्थापन होता है उसको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है,
यानी कहने का अर्थ है कि जब भी व्यक्ति के सामने समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न होती है या सामयिक अनुक्रियाओं को व्यवस्थित करने की जो कहें तो प्रत्यक्षित जो क्षमता होती है, उसने कैसे परसीव किया, वो जो क्षमता है, जो उस भय के प्रति देखी जाती है जिस भय के कारण व्यक्ति स्ट्रेसफुल हुआ है, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति के जो कहें तनाव है, उसके प्रति एक तरह से एडजस्टमेंट के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसका प्रभाव पड़ने लगता है। यानी अभियोजन का जो संसाधन है उसके प्रति उसमें प्रभावशीलता जो होती है वो बढ़ जाती है, या संबंध की जो प्रत्याशाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर जो सेल्फ कंट्रोल है वो व्यक्ति के अंदर एक तरह से मैनेज होने लगता है, व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। इसी को सेकेंडरी अप्रेजल के अंतर्गत क्या किया गया, सम्मिलित किया गया है। यानी बीमारी के ऊपर और जो मनोवैज्ञानिक समायोजन है उसके साथ प्रत्यक्षीकरण का धनात्मक जो साहचर्य है अनेक रोगों के संदर्भ में ज्ञात किया गया है। ठीक है, तो हम जो इन्वायरमेंट है जिसमें कि जो हमको स्ट्रेस दे रहे हैं, अगर हम उसका सेकेंडरी अप्रेजल देखते हैं, जो द्वितीयक मूल्यांकन है, अगर उसके अंतर्गत देखते हैं, तो जो समस्यात्मक परिस्थिति है हम सबसे पहले उसका परसेप्शन करेंगे और इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास ऑप्शन है, जो हमारे पास संसाधन है, हम उसके द्वारा क्या इस समस्या का समाधान कर सकते हैं या अपने तनाव को हम कम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर पर्सन का जो जवाब है अगर वो हाँ में आता है, तो इसका मतलब कि वो पहले तो डिप्रेशन की कंडीशन में कभी नहीं जाएगा, दूसरी तरफ वो उसके बारे में यानी समस्यात्मक जो परिस्थिति है उसके बारे में ऐसा निर्णय लेगा कि वो अपने तनाव को वो कम कर सकता है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी हम किसी इन्वायरमेंट में, जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, हम उसका परसेप्शन कैसे कर रहे हैं, हम उसका परसेप्शन अगर हम काफ़ी भयावह स्थिति के रूप में कर रहे हैं तो वहाँ तनाव मेरा बढ़ेगा। हम उसका परसेप्शन ऐसे नियंत्रणकारी प्रभावों के रूप में कर रहे हैं तो तनाव हमारा कम होगा। तो तनाव डिपेंड करता है कि हमने किसी परिस्थिति को कैसे परसीव किया है, उसका परसेप्शन मैंने कैसे किया है। ठीक है, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए और भी काफ़ी आपकी कहें तो टेक्निक हैं, जिसमें कि आपकी इंडिविजुअल अप्रोच और इन्वायरमेंटल चेंजेस अप्रोच भी आते हैं। तो बात करते हैं हम लोग इंडिविजुअल अप्रोच की। इंडिविजुअल जो आपका अप्रोच है जिसके द्वारा कहें तो स्ट्रेस को कम किया जा सकता है या विशेष तौर पे व्यक्ति उस पर काम करके कहें तो एक तरह से एक ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा स्ट्रेस को काफ़ी कम कर सकता है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी इसमें हम आपको बता दें कि इसमें होते हैं। तो यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में इंडिविजुअल अप्रोच के अंतर्गत मैं आपको बता रही हूँ एरिजुअल रिडक्शन। एरिजुअल जो रिडक्शन है इसके अंतर्गत जो व्यक्ति होता है वो अपनी मांसपेशियों को एक तरह से रिलैक्सेशन की कंडीशन में ले जाता है, यानी रिलैक्सेशन के लिए एक तरह से उसको स्किल सिखाई जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके द्वारा वो इस कार्य में कभी कभी बायोफीडबैक का भी सहारा लेता है। ठीक है, तो ये देखा गया है कि जिसको ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे पर्सन को जिसको एरिजुअल रिडक्शन की कंडीशन में रखा जाता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इस स्किल का उपयोग वो धीरे धीरे अपनी वास्तविक ज़िंदगी में भी जो तनाव होते हैं उसको कम करने में वो शुरू कर देता है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी हम रेजुलर रिडक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो व्यक्ति होता है उसको अपनी मांसपेशियों की तरह से रिलैक्सेशन का जो ट्रेनिंग दिया जाता है, ये इस ट्रेनिंग में वो जो बायो फीडबैक का सहारा ले रहा है तो इसके द्वारा वो अपने स्ट्रेस को काफ़ी कम कर देता है। ये जो स्किल उसको सिखाई जाती हैं वो इस स्किल को सीखने के बाद अपनी रियल लाइफ में जब उसको ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ऐसे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट आते हैं, तो इसका यूज़ कर सकता है और इसके यूज़ से वो अपने तनाव को कम करने में सफल हो सकता है। यानी वास्तविक ज़िंदगी के तनाव को भी कम करने में आपका जो एरिजुअल रिडक्शन है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। दूसरी बात करें अगर हम संज्ञानात्मक पुनर्संरचना की, तो कॉग्निटिव जो रिस्ट्रक्टिंग हो, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसको स्टार्ट किया था सबसे पहले इलिस 1962 ने, और साथ ही इसमें उन बिग का भी सहारा लिया गया था। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि आपके जो कहें तो बिलीफ सिस्टम होते हैं उसमें चेंज करने की कोशिश की जाती है। जो पर्सन को बिलीव है कि ऐसा हो नहीं सकता, ये कर नहीं सकते या ये पॉसिबल नहीं है, ऐसी जो थिंकिंग पर्सन के अंदर होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है, यानी व्यक्ति के संज्ञान में ही एक तरह से परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कहें तो जो पर्सन का बिलीफ सिस्टम होता है उसमें जब हम चेंज ही करना शुरू कर देते हैं या चेंज करने की जब कोशिश करते हैं तो जो व्यक्ति होता है वो अपनी ज़िंदगी की जो अनुभूतियाँ होती हैं वो उसकी सही तरीके से कहें तो एक्सप्रेशन देना शुरू कर देता है।
जो रियल लाइफ में जो इसके एक्सपीरियंस होते हैं। तो यहाँ कॉग्निशन को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो उसको पहले विश्वास था कि ऐसी समस्या अगर मेरे सामने आएंगी तो मैं कभी सॉल्व नहीं कर सकता, असहायता महसूस करना जो शुरू कर रहा है, तो यहाँ जो उसका ये विश्वास है कि हम नहीं कर सकते, यहाँ पर इसी चीज़ को बदला जाता है। तो यहाँ एक तरह से उसके अंदर जो होता है कॉग्निशन, उसको डाइवर्ट किया जाता है कि नहीं, आप इसे कर सकते हो, आप अपने एक्सपीरियंस में क्या करो, चेंजिंग करो। तो ये जो फोर्स किया जाता है, इससे कहें तो जो उसकी जो अनुभूतियाँ होती हैं उसकी तर्कपूर्ण तरीके से व्याख्या की जाती है, और उसे बताया जाता है कि जो आपके संवेग हैं वास्तव में ये जो व्यवहार हैं उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो व्यक्ति जो है तनावग्रस्त जो परिस्थितियाँ होती हैं उसकी अनुभूतियों के उत्पन्न होने में भी वो एक तरह से ऐसा विश्वास उत्पन्न कर उसके अंदर किया जाता है कि ऐसी तनावपूर्ण परिस्थितियां होने पर वो ये फील कर सके कि इन तनावपूर्ण परिस्थितियों का समाधान किया जा सकता है और मैं कर सकता हूँ। यानी कहने का अर्थ है कि व्यक्ति के अंदर एक तरह से सूझ का विकास, जो इससे पहले मैंने बात की थी इनसाइट की, तो उसके अंदर इसका विकास किया जाता है, जो कि कॉग्निशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो उसके अंदर एक तरह से विश्वास उत्पन्न कराया जाता है कि आप अपनी इस समस्या का समाधान स्वयं करने में सक्षम हो। तो यहाँ कॉग्निशन जहाँ डाइवर्ट होता है, व्यक्ति जो होता है वो सफल तरीके से अपने समस्या का समाधान करने में कहें तो सफलता प्राप्त करता है। तो इस स्थिति में जो व्यक्ति का तनाव है वो अपने आप कम हो जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें बिहेवियरल स्किल ट्रेनिंग की, तो बिहेवियरल स्किल ट्रेनिंग अभी मैंने उसी की बात की है। इसमें क्या होता है कि ये ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि कुछ ऐसे स्किल जो बताए जाते हैं, जिसको मैंने अभी कहा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरह। तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसको ये सिखलाया जाता है कि जो दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी है उसमें कुछ न कुछ तनावपूर्ण जो परिस्थितियां हैं वो आती हैं, इसे आसानी से कम किया जा सकता है। तो व्यक्ति को कम समय में ज़रूरत से ज़्यादा जो काम होते हैं कभी कभी करना होता है। यानी हम अपने तनाव को अगर कम करना है तो हम उस समय में टाइम मैनेजमेंट करेंगे और उसी टाइम में हमको कई काम को करना होता है। तो पर्सन का जो माइंड है वो एक तरह से डाइवर्ट हो जाता है काम के प्रति, और स्ट्रेस होता है वो अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि तनाव का जो एक कारण बनता है कि जैसे कम समय में बहुत ज़्यादा करना है, तो वहाँ पर पर्सन जो है स्ट्रेसफुल होता है, और कभी कभी हम जब उसके ध्यान को दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हैं तो वहाँ उसका तनाव कम भी हो जाता है। तो यहाँ समय जो प्रबंधन है, टाइम जो मैनेजमेंट है, इसका कहें तो एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, और ये वैसी परिस्थिति में कि वो किस तरह से वो निपटेगा या उसे कैसे वो हटा सकता है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि ये जो ऐसी टेक्निक है जिसमें कि कुछ आपके बिहेवियर ऐसे स्किल सिखलाए जाते हैं ताकि व्यक्ति जो है वो दिन प्रतिदिन की जो उसकी घटनाएं हैं जो व्यक्ति को तनाव उत्पन्न करने में कहें तो इससे मदद कर रही हैं या तनाव उत्पन्न कर रही हैं, वो उन पर एक तरह से अपना नियंत्रण बना लेता है। तो ऐसी जब भी परिस्थितियां व्यक्ति के सामने आती हैं वो तनाव को कम करने के लिए इसी बिहेवियरल स्किल का वो क्या करेगा, सहारा लेगा। ये तो बात हमने आपसे की कहें तो इंडिविजुअल जो अप्रोच है उसकी। दूसरी बात अगर हम करें तो इन्वायरमेंटल चेंजेस अप्रोच हैं आपके। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस जो अप्रोच हैं इसके अंतर्गत जो कहें इंडिविजुअल जो अप्रोच थे उन प्रविधियों पर एक तरह से बल डाला गया है। ठीक है, इससे पहले हम लोग इंडिविजुअल जो टेक्निक थी उसी की बात कर रहे थे। इन्वायरमेंटल चेंजेस जो अप्रोच हैं वो किस पर बल डाल रहा है, आपकी इंडिविजुअल अप्रोच पे ही। तो जो व्यक्ति विशेष तरह के कहे तो इन्वायरमेंट में रह रहा है या उसके साथ एक तरह से एडजस्टमेंट कर रहा है, तो एडजस्टमेंट के लिए जैसे वो तैयार हो रहा है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है उसमें परिवर्तन व्यक्ति को एक समस्या मानकर उसमें परिवर्तन कराया जाता है। यानी ये कोशिश की जाती है कि इन्वायरमेंट में ही परिवर्तन कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ इन्वायरमेंट में जो परिवर्तन किया जा रहा है, तो इन्वायरमेंट में परिवर्तन व्यक्ति के लिए एक तरह से समस्या उत्पन्न होगी क्योंकि उस इन्वायरमेंट के साथ उसको एडजस्टमेंट करना है। तो उसमें परिवर्तन करके एक तरह से तनाव को कम करने की कोशिश की जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी व्यक्ति के सामने कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जिस इन्वायरमेंट में पर्सन रह रहा है तो उसके साथ वो ऑलरेडी एडजस्ट हो जाता है, लेकिन उसी इन्वायरमेंट में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए। इसके बाद उसको जो कि इंडिविजुअल अप्रोच के अंतर्गत भी ये बल डाल रहा है, तो उस इन्वायरमेंट में हम परिवर्तन कर रहे हैं तो व्यक्ति उस इन्वायरमेंट के साथ पहले वाले इन्वायरमेंट के साथ तो एडजस्ट किया था, इन्वायरमेंट में परिवर्तन हुआ, अब वो उस इन्वायरमेंट के साथ भी एडजस्ट करेगा, फिर इन्वायरमेंट में परिवर्तन किया जाएगा, चेंज किया जाएगा इन्वायरमेंट,
फिर वो उसके साथ एडजस्ट करेगा। तो इससे क्या होता है कि अब पर्सन को ये स्किल आ गई कि जब भी इन्वायरमेंट चेंज होगा तो वो अपने आप को कैसे उसके साथ डाइवर्ट करेगा, कैसे अपने आप को परिवर्तित करेगा, कैसे वो अपने तनाव को कम करेगा। क्योंकि बार बार जब पर्यावरण में परिवर्तन किया जा रहा है तो हर बार वो उस इन्वायरमेंट के साथ खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ जब बार बार परिवर्तन कराए जा रहे हैं और परिवर्तन जो है उसका इफेक्ट ये हो रहा है कि व्यक्ति उस परिवर्तन के साथ खुद को एडजस्ट कर रहा है, तो वहाँ पर उसका तनाव कम हो रहा है। ये चीज़ें जब बार बार व्यक्ति के सामने आती हैं तो वह एक तरह से कहें तो सामान्य भाषा में बात करें तो वह हैबिचुअल हो जाता है। हैबिचुअल होने का मतलब कि जब भी तनावपूर्ण परिस्थिति आएगी तो जाहिर सी बात है कि वो आपके जो इससे पहले का इन्वायरमेंट था जिसके साथ आपने अपना एक तरह से एडजस्ट कर रखा था, आपका सामंजस्य बना हुआ था, तनावपूर्ण परिस्थिति आई तो वो आपको क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, यानी आपके पर्यावरण में परिवर्तन कर दी। अब जब आप बार बार परिवर्तन के साथ एडजस्टमेंट कर रहे हो तो क्या होगा, उस इन्वायरमेंट के साथ भी आप अपने आप को एडजस्ट कर लोगे, तो यहाँ तनाव की जो मात्रा होती है ऑलरेडी कम हो जाएगी। बस यहाँ पर यही चीज़ें बताई जा रही हैं। तो यहाँ कहें तो इस पर जो मनोवैज्ञानिक थे उनमें कहें तो अगर कोहेन और विल्सन की बात करें 1985 की, तो उन्होंने सामाजिक समर्थन के बारे में भी ये बताया कि संरचनात्मक जो सामाजिक समर्थन होते हैं, साथ ही कार्यात्मक जो सामाजिक समर्थन होते हैं, दो प्रकार के सामाजिक समर्थन हैं जिसके द्वारा कहें तो पर्यावरणीय जो परिवर्तन उपागम है इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि इस परिवर्तन के द्वारा जो आपका सामाजिक समर्थन है, जो संरचनात्मक सामाजिक समर्थन है, इनके द्वारा तनाव को कम करने में कहें तो एक तरह से व्यक्ति को आसानी होती है। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे संरचनात्मक जो आपका सामाजिक समर्थन है उसमें व्यक्ति अपने सामाजिक संबंधों के नेटवर्क को काफ़ी कहें तो विस्तृत स्तर पर बढ़ा लेता है। यानी ऐसे जो सामाजिक संबंध होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति कई लोगों से साथ संपर्क बनाए रखता है, तो जब वो कई लोगों के साथ संपर्क बनाता है तो वहाँ पर उसके जो तनाव हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। क्योंकि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है तो हम अपने दोस्तों से शेयर कर देते हैं, पेरेंट्स से शेयर कर देते हैं, टेंशन कम हो जा रही है। तो यहाँ यही चीज़ें हैं कि हम सामाजिक जो समर्थन है, हमारे कार्य से अगर किसी व्यक्ति को ने सामाजिक समर्थन दे दिया तो हमको लगता है कि मैंने जो किया वो सही है। लेकिन अगर हम कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, अगर सामाजिक समर्थन हमको नहीं प्राप्त हो रहा है तो उस सामाजिक समर्थन न प्राप्त होने के कारण हमारे अंदर तनाव की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ इसी बात को कहा गया है। तो कार्यात्मक, ये तो बात हुई सामाजिक संरचनात्मक समर्थन की। दूसरी बात करें हम तो कार्यात्मक जो सामाजिक समर्थन है उससे व्यक्ति के जो संबंध होते हैं उसकी गुणवत्ता से लिया गया है कि क्या कोई व्यक्ति ये विश्वास करता है कि संकट की घड़ी में वो संबंधियों को या जो लोग हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे। तो अगर हाँ, तो व्यक्ति का जो कहें तो सामाजिक समर्थन प्राप्त है, अब यहाँ पर तनाव कम होगा। लेकिन लगा कि हमारे पास इतना तनाव है और हम किसी से शेयर भी करेंगे तो हमको कोई कहें तो सपोर्ट मिलने वाला नहीं है या कोई हमको उस समस्या से निजात दिलाने वाला नहीं है। तो जब वहाँ ये सिचुएशन व्यक्ति के अंदर आती है तो वहाँ व्यक्ति का जो तनाव है वो काफ़ी बढ़ जाता है।